हम लोग पढ़ रहे थे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में पेटेंट। पेटेंट में बेसिकली इन्वेंशंस के लिए जो लिया जाता है वो क्या होता है, पेटेंट। पेटेंट में हम लोग ने देखा था सबसे पहले तो प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन एंड कंप्लीट स्पेसिफिकेशन की बात कर रहे थे। जैसे ही हमने कोई इन्वेंशन किया हमें सबसे पहले क्या देना पड़ता था, प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन, और उसके 12 महीने के अंदर हमें क्या देना पड़ता था, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। व्हाट वाज पीसीटी, पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी। ये क्या होता था, अगर हमें पेटेंट की प्रोटेक्शन चाहिए बाकी कंट्रीज में भी, तो नॉर्मली तो ये होता था कि जिस जिस देश में प्रोटेक्शन चाहिए हर देश के लिए हमें अप्लाई करना पड़ता था, लेकिन पीसीटी के अंदर एक सिंगल फॉर्म भर के हमें 150 कंट्रीज के अंदर अपने पेटेंटेड इन्वेंशन की प्रोटेक्शन मिल जाएगी। एक टॉपिक इसमें हम लोगों ने पढ़ा था, व्हाट आर नॉट इन्वेंशंस, किसको किसको इन्वेंशन नहीं माना जाता था, याद है कुछ पॉइंट्स, जो फ्रिवलस हो, यूजलेस हो, न्यू नहीं हो, ठीक है, इन्वेंटिव स्टेप ना हो, डिस्कवर्ड चीज हो, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हो, एडमिक्सचर हो, 2-3 चीजों का मिक्सचर करके बनाई गई है, इनको इन्वेंशन नहीं मानते थे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे ऑपोजिशन की। आपको इसका प्रोसेस याद है, हम लोग सबसे पहले एप्लीकेशन देते थे, फिर उसके बाद उसका क्या होता था 18 मंथ्स के बाद उसका पब्लिकेशन होता था, फिर उसका एग्जामिनेशन होता था, एग्जामिनेशन होने के बाद ग्रांट करते थे, हाँ, प्री ग्रांट एंड पोस्ट ग्रांट, दो बार ऑपोजिशन हो सकते थे। एक बार ग्रांट होने के पहले ऑपोजिशन होता था और एक बार ग्रांट होने के बाद। ग्रांट होने के बाद कितने समय तक, देख लो, चेक कर लो यहां दिया है, बता दे रहे, रुक जाओ, यहां दिया है 3-4 ऑप्शन आ चुके थे। 1 ईयर, 1 साल तक ऑप्शन होता था कि हम ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। चलो अब इसके आगे हम लोग को कंटिन्यू करना है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑपोजिशन बोर्ड, यहां पर आइएगा, स्टार्ट करें, सब साथ हैं, पक्का, सिट स्ट्रेट ऑल ऑफ यू, जरा सा स्ट्रेट हो, कुछ तो स्ट्रेट बैठो, स्ट्रेट नहीं पता कैसे बैठते हैं, हाँ, सिट स्ट्रेट, सीधे, हाँ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑपोजिशन बोर्ड, ऑपोजिशन बोर्ड कह रहे हैं जो भी हमने पब्लिकेशन किया और जो ऑपोजिशन आए, अब वो ऑपोजिशन जस्टिफाइड है कि नहीं, इसके लिए एक बोर्ड बनाया गया है। बोर्ड मतलब एक्सपर्ट्स बिठाए गए हैं जो ये डिसाइड करेंगे कि पब्लिक जो ऑब्जेक्शंस रेज कर रही है वो ऑब्जेक्शन जस्टिफाइड है कि नहीं जस्टिफाइड है। देखिए कह रहे हैं सेक्शन 25 प्रोवाइड्स दैट वेयर एनी सच नोटिस ऑफ ऑपोजिशन इज ड्यूली गिवन, द कंट्रोलर शैल नोटिफाई द पेटेंटी। पेटेंटी बताओ कौन हुआ, जिसने अप्लाई किया है पेटेंट के लिए, एंड कॉन्स्टिट्यूट अ बोर्ड, मतलब हमने पब्लिश किया, ऑब्जेक्शन आया, जैसे ही ऑब्जेक्शन आया सबसे पहले किसको इन्फॉर्म कर देंगे, पेटेंटी को, कि भाई तुम्हारे इन्वेंशन की ऑब्जेक्शन आई है, और पेटेंटी को इन्फॉर्म करने के बाद देखो क्या कॉन्स्टिट्यूट कर देंगे, एक ऑपोजिशन बोर्ड बना देंगे, कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ सच ऑफिसर्स as he may determine and refer such notice of opposition along with the documents to the board of examination। इस बोर्ड ऑफ ऑपोजिशन का काम क्या है समझ गए, ऑपोजिशन बोर्ड का जो भी ऑब्जेक्शंस रेज हुए हैं ये ऑब्जेक्शन जस्टिफाइड है कि नहीं जस्टिफाइड है ये देखने का काम किसका होगा, ऑपोजिशन बोर्ड का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मार्क करो, ये देखो क्या लिखा है, रेसिडेंट नॉट टू अप्लाई फॉर पेटेंट आउटसाइड इंडिया विदाउट प्रायर परमिशन। अच्छा ऐसा हो सकता है कि हमने कोई इन्वेंशन करी, हमने इंडिया में उसका पेटेंट नहीं लिया और बाहर अप्लाई कर दिया। कह रहे हैं बाहर आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपने पहले कहाँ एप्लीकेशन दे दी हो, इंडिया में। भाई हमारी खुद की कंट्री तो अप्रूव करे, जब हमारी कंट्री अप्रूव करेगी तब दूसरी कंट्री अप्रूवल दे सकती है। अब हेडिंग देखो, रेसिडेंट नॉट टू अप्लाई फॉर पेटेंट आउटसाइड इंडिया विदाउट प्रायर परमिशन। देखना क्या लिखा है, सेक्शन 39 प्रोवाइड्स दैट no person resident in India shall, except under the authority of written permit, make or cause to be made any application outside India। जो resident in India है वो क्या कर रहा है, making an application outside India for grant of patent। पहले बताओ resident क्या कर रहा है, बाहर अप्लाई कर रहा है पेटेंट के लिए, कब तक नहीं कर सकता, unless an application for a patent for the same invention has been made in India not less than 6 weeks before the application outside India। मतलब not less than 6 weeks before application outside India का मतलब क्या हुआ, 6 हफ्ते पहले इंडिया में कर चुका हो। मतलब ऐसा नहीं कि आज उसने इंडिया में अप्लाई किया और कल बाहर अप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता।
पहली शर्त वो बोल रहे हैं कि अगर आप इंडिया के बाहर प्रोटेक्शन लेना चाह रहे हैं तो पहले आपको अप्लाई कहाँ करना पड़ेगा, इंडिया में। और जब आप बाहर एप्लीकेशन दे रहे हो उसके 6 हफ्ते पहले आपने इंडिया में अप्लाई कर दिया होना चाहिए था, तभी आप बाहर। वैसे सोचो तो अगर हम इंडिया में एप्लीकेशन दे रहे हैं तो इसके 6 हफ्ते बाद ही हम बाहर एप्लीकेशन दे सकते हैं। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट आइए ग्रांट ऑफ पेटेंट। अब सब कुछ हो गया, पूरा प्रोसेस, ऑब्जेक्शंस आ गए, ऑपोजिशन बोर्ड बन गया, ऑपोजिशन से डिसाइड हो गया। अगर वो ऑब्जेक्शन जस्टिफाइड नहीं था तो बताइए पेटेंट क्या हो जाएगा, ग्रांट कर दिया जाएगा। देखो दो चीजें हो सकती है, या तो ऑब्जेक्शन जस्टिफाइड था या ऑब्जेक्शन जस्टिफाइड नहीं था। अगर ऑब्जेक्शन जस्टिफाइड था तो पेटेंट ग्रांट नहीं होगा, लेकिन अगर जो ऑब्जेक्शन रेज किया गया वो जस्टिफाइड नहीं था तो फिर उसको नलिफाई करके पेटेंट ग्रांट कर दिया जाएगा। देखो कब कब पेटेंट ग्रांट कर सकते हैं। सेक्शन 43 डीलिंग विद ग्रांट ऑफ पेटेंट प्रोवाइड्स दैट वेयर एन एप्लीकेशन फॉर अ पेटेंट हैज बीन फाउंड टू बी इन ऑर्डर। पहली लाइन देखो क्या है, कह रहे वेयर एप्लीकेशन फॉर पेटेंट हैज बीन फाउंड टू बी इन ऑर्डर, मतलब जो एप्लीकेशन दी गई थी वो इन ऑर्डर थी। इन ऑर्डर मतलब सही थी, ठीक है। एंड ईदर द एप्लीकेशन हैज नॉट बीन रिफ्यूज्ड बाय द कंट्रोलर, जो एप्लीकेशन दी गई थी वो कंट्रोलर ने रिफ्यूज नहीं करी, बाय वर्च्यू ऑफ एनी पावर वेस्टेड बाय हिम, और एप्लीकेशन हैज नॉट बीन फाउंड इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। ये तीसरी चीज हो गई, कह रहे हमने जो एप्लीकेशन दी थी वो प्रॉपर एप्लीकेशन थी, हमारी एप्लीकेशन को कंट्रोलर ने रिफ्यूज नहीं किया, हमारी एप्लीकेशन में कोई भी कॉन्ट्रवेंशन नहीं हुआ, तो बताओ क्या होगा, पेटेंट ग्रांट हो जाएगा। मतलब इसको शॉर्ट में समझ लो, अगर सब कुछ सही था, कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं हुआ, देन देखो क्या लिखा है, द पेटेंट शैल बी ग्रांटेड एज एक्सपीडिशियसली एज पॉसिबल। एक्सपीडिशियसली मतलब एज अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है। तो फिर पेटेंट ग्रांट कर दिया जाएगा। एनी डाउट? अब ये टॉपिक देखो, ग्रांट ऑफ पेटेंट सब्जेक्ट टू कंडीशन, ये इंपॉर्टेंट मार्क करना जरा। देखिए सरकार जो पेटेंट देती है ना वो एक शर्त पे देती है। सरकार कहती है हम तुम्हें पेटेंट दे रहे हैं लेकिन मेरी शर्त है जब हमको पब्लिक वेलफेयर के लिए उस चीज की जरूरत पड़ेगी तो आपको अवेलेबल करवानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने कोविड की कोई दवाई बनाई, ठीक है, आपने नया इन्वेंशन किया, आपने दवाई बनाई और सरकार ने आपको उसका पेटेंट दे दिया। अब सरकार ने आपसे कहा कि वो दवाई अवेलेबल करवाओ लोगों को, आपने कहा नहीं हम खाएंगे बस, किसी और को नहीं देंगे। बताओ ये जस्टिफाइड है? इन्वेंशन का पर्पस क्या है? जैसे जिसने बल्ब बनाया, किसने बनाया, छोड़ो, अच्छा हमें लगा चलो छोड़ो, जिसने बल्ब बनाया क्या उसने ये कहा नहीं जलाएंगे? आप समझ रहे हो, किसी भी इन्वेंशन का यूज देखो सब करते हैं, लोगों के वेलफेयर के लिए होता है, ठीक है। जिसने टीवी बनाया उसने क्या कहा सिर्फ हम देखेंगे? नो। सिमिलरली आपने कोई मेडिसिन बनाई, आपने कोई मशीन बनाई, तो सरकार कह रही है तुम्हें पेटेंट इस शर्त पे मिल रहा है कि तुम्हें वो चीज लोगों के बेनिफिट के लिए अवेलेबल करवानी पड़ेगी। क्या यहाँ पर पेटेंट बेचने की बात कर रहे हैं? नो, अवेलेबल, उसकी रॉयल्टी तुम्हें मिलेगी बट तुम्हें वो अवेलेबल करवानी पड़ेगी, और अगर तुमने इस शर्त को फॉलो नहीं किया तो तुम्हारा पेटेंट लैप्स हो जाएगा। अब हेडिंग पढ़ो, ग्रांट ऑफ पेटेंट सब्जेक्ट टू कंडीशन। देखो कंडीशन क्या है, सेक्शन 47 डीलिंग विद ग्रांट ऑफ पेटेंट प्रोवाइड्स दैट grant of patent shall be subject to the condition that any machine apparatus or other article, जो अंडरलाइन कराएं बस वो करना, any machine apparatus article in respect of which the patent is granted may be imported or made by or on behalf of, बस लास्ट वर्ड मार्क कर लो, by the government for the purpose merely of its own use। बताओ क्या मतलब हुआ, जो भी मशीन अपैरेटस प्रोसेस तुमने बनाया है उसे कौन यूज कर सकता है? गवर्नमेंट। कह रहे सरकार अपने पर्पस के लिए यूज कर सकती है, जब जब सरकार तुमसे वो चीज अपने पर्पस के लिए यूज करने के लिए मांगेगी तो तुम्हें अपनी वो इन्वेंशन अवेलेबल करवानी पड़ेगी। अगर ये मंजूर है तभी तुम्हें पेटेंट मिलेगा, वरना पेटेंट नहीं मिलेगा। इज दिस थिंग ओके? ठीक है। अब सेकंड बताओ क्या है, फर्क क्या है फर्स्ट में और सेकंड में? इसमें भी तो ये लिखा है, हाँ, ऊपर वाला बात कर रहे थे मशीन अपैरेटस यानी प्रोडक्ट की, और नीचे वाले बात कर रहे हैं प्रोसेस की। आपने कोई प्रोसेस बनाया है, प्रोसेस इन्वेंट किया है, उस प्रोसेस को कौन यूज कर सकता है? यूज्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट फॉर द पर्पस मेयरली ऑफ इट्स ओन यूज।
तो आपने कोई मशीन बनाई है, वो सरकार अपने पर्पस के लिए यूज कर सकती है, आपने कोई प्रोसेस बनाया है, वो भी सरकार अपने पर्पस के लिए यूज कर सकती है और आपको देना पड़ेगा। अब हमको थर्ड अपने आप पढ़ के बताओ, थर्ड में क्या है? तुम फोर्थ पढ़ रहे, थर्ड, थर्ड में थर्ड का की पॉइंट देखो क्या है, एक्सपेरिमेंट और रिसर्च और इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शंस टू पीपल। कह रहे हैं आपने जो इन्वेंशन करी है, जैसे ये जितनी साइंस लैब्स या लेबोरेटरीज होती है ना, यहाँ पे इन इन्वेंशंस के थ्रू पढ़ाया जाता है। आपने भी जो बचपन में फिजिक्स वगैरह पढ़ी होगी तो आपने एक्सपेरिमेंट्स ही तो पढ़े थे। कह रहे अगर आपके एक्सपेरिमेंट्स, अगर आपकी इन्वेंशन को रिसर्च पर्पस के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए यूज किया जाएगा, तो उसके लिए भी आपको वो प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। ठीक है, तीन हो गए। पहला क्या था? प्रोडक्ट गवर्नमेंट अपने पर्पस के लिए यूज कर सकता है, प्रोसेस गवर्नमेंट यूज कर सकता है, रिसर्च या एजुकेशन के लिए यूज हो सकता है, और फोर्थ देखो, अगर आपने इन्वेंशन किया है किसी मेडिसिन या ड्रग का, तो कह रहे हैं सरकार उसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एटलीस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरी में बांटने के लिए यूज कर सकती है, उसके लिए आप उसको मना नहीं कर सकते। अगर ये शर्तें आपको मंजूर हैं तो हम आपको पेटेंट ग्रांट कर देंगे। 4 पॉइंट समझ में आ गए? ग्रांट ऑफ पेटेंट सब्जेक्ट टू कंडीशन क्या हुए 4 पॉइंट? पहला, वो प्रोडक्ट, मशीन, अपैरेटस सरकार को अवेलेबल करवाना पड़ेगा, वो प्रोसेस अवेलेबल करवाना पड़ेगा, रिसर्च के लिए यूज हो सकता है, एंड मेडिसिन या डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल्स के लिए यूज हो सकता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज राइट्स ऑफ पेटेंटिंग। सेक्शन 48 प्रोवाइड्स दैट subject to other provisions contained in Patents Act and the conditions specified, a patent granted under act shall confer upon the patentee। अब ये किसके अधिकारों की बात हो रही है? पेटेंटी के। कह रहे पेटेंटी के पास क्या अधिकार है? Where the subject matter of patent is a product, exclusive right to prevent the third parties from act of making, using, offering, sale, importing। बताओ क्या मतलब हुआ? क्या अधिकार है पेटेंटी के पास? एक्सक्लूसिव राइट टू प्रिवेंट थर्ड पार्टी, मतलब हाँ, उसके अलावा कोई और उस पेटेंटेड इन्वेंशन को यूज नहीं करेगा। देखो जो ऊपर हम लोगों ने पॉइंट्स पढ़े थे उसमें गवर्नमेंट यूज कर रही थी कि कोई भी पर्सन यूज कर रहा था? गवर्नमेंट। सरकार कह रही है हम अपने पर्पस के लिए ले सकते हैं, कोई भी नहीं ले सकता। तो पेटेंटी का पहला अधिकार यह है कि बिना पेटेंटी की मर्जी के कोई और पर्सन उसकी पेटेंटेड इन्वेंशन का यूज नहीं करेगा। ठीक है, सेकेंड वाले में बताओ क्या है फर्क? पहला वाला किस चीज के लिए था? प्रोडक्ट, और दूसरा वाला प्रोसेस, है वही सेम चीज। द एक्सक्लूसिव राइट टू प्रिवेंट द थर्ड पार्टी हु डू नॉट हैव हिज कंसेंट फ्रॉम द एक्ट ऑफ यूजिंग दैट प्रोसेस। देखिए व्हाट आर द राइट्स ऑफ पेटेंटी? द पेटेंटी enjoys exclusive right to make and use the patented invention। उस पेटेंटेड इन्वेंशन को यूज करने का अधिकार सिर्फ किसका होगा? पेटेंटी का। अच्छा ये क्या लिखा है? द पेटेंटी हैज द राइट टू असाइन द पेटेंट और ग्रांट लाइसेंसेस। ये बताओ क्या हुआ? वो अपना पेटेंट असाइन भी कर सकता है, लाइसेंस भी दे सकता है। फर्क क्या होता था दोनों में, असाइनमेंट में और लाइसेंस में? असाइनमेंट में सारे अधिकार ट्रांसफर होते थे और लाइसेंसेस में कुछ राइट ट्रांसफर होता था। ठीक है, टर्म ऑफ पेटेंट स्टार्टिंग से बताओ जरा। टर्म ऑफ पेटेंट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का 10 इयर्स, डिजाइन्स का 10 इयर्स, कॉपीराइट का लाइफ टाइम प्लस 60 इयर्स, ट्रेडमार्क का 10 इयर्स पक्का। और पेटेंट का देखो कितना है? एवरी पेटेंट विच हैज नॉट एक्सपायर्ड हैज नॉट सीज टू इफेक्ट शैल बी 20 years फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन। अब सबका याद हो गया? ठीक है, इसका 20 है, उसका 60 है, बाकी सबका 10 है। इसका उसका समझ गए? अच्छा, ये भी लिखा था वैसे ब्लॉक में, व्हाट इज द टर्म? इट इज 20 years। अब आ जाओ पेटेंट ऑफ एडिशन पे। पेटेंट ऑफ एडिशन समझिए, जैसे मान लीजिए आपने कोई इन्वेंशन करी, ठीक है, उस इन्वेंशन का आपने क्या ले लिया? पेटेंट ले लिया। अब आपने उसी इन्वेंशन में इंप्रूवमेंट करी, जैसे आपने देखा है वर्जन्स निकलते हैं, है ना, उसी का अपडेटेड वर्जन या उसी के ही इनहेंसमेंट कर लिया। अब क्या हुआ? हमने पेटेंट लिया, हमने एक इन्वेंशन करी, हमने उसका एक पेटेंट ले लिया। अब हमने अपनी उसी इन्वेंशन में कुछ अपडेशंस करे, कुछ इंप्रूवमेंट्स करे।
तो इसका अलग से पेटेंट नहीं लेंगे हम, इसका हमको मिलता है पेटेंट ऑफ एडिशन, क्योंकि एक तरह से देखा जाए मेरी नई इन्वेंशन नहीं थी, उसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेंशन में हमने कुछ इंप्रूवमेंट्स करे। तो नई इन्वेंशन, नया पेटेंट देने की बजाय हमको क्या मिल जाता है, पेटेंट ऑफ एडिशन। समझ आ गया सबको क्या चीज है ये? देखो क्या लिखा है, 54, 55, 56 deals with patent of addition. अब मार्क करना, where an application is made for a patent in respect of any improvement or modification of an invention. हमने क्या किया है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेंशन में इंप्रूवमेंट किया है या मॉडिफिकेशन किया है, ठीक है। डिस्क्लोज्ड इन द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन नेमली द मेन इन्वेंशन। बताओ इसमें मेन इन्वेंशन कौन सी हुई? जो पहली वाली थी जिसका हमको मेन पेटेंट मिला था, वो मेन इन्वेंशन हो गई। मेन इन्वेंशन के लिए हमें पेटेंट मिल चुका था, उस मेन इन्वेंशन में अगर हमने आज कोई इंप्रूवमेंट किया है तो हमें उसका क्या मिल जाएगा, पेटेंट ऑफ एडिशन। And the applicant also has applied for a patent for that invention, the controller may, mark करो, if the applicant so request, grant the patent for improvement as a patent of addition. तो उस improvement के लिए पूरा नया पेटेंट लेने की बजाय उसको सिर्फ क्या मिल जाता है, पेटेंट ऑफ एडिशन। ये बताओ क्या लिखा है, सेक्शन 55 डील्स with a term of patent of addition and provides that patent of addition is granted for a term equal to that of the patent for the main invention or so much thereof as has not expired and remains in force. ये बताओ क्या हुआ? हाँ, अच्छा हम पूछ रहे, मान लो मेन इन्वेंशन का तो 20 साल होता है, मान लो उसके 5 साल हो गए, अब हमने अपनी इन्वेंशन में इंप्रूवमेंट करी, तो जो हमें पेटेंट ऑफ एडिशन मिलेगा वो कितने साल के लिए मिलेगा, 15। ये लिखा है कि पेटेंट ऑफ एडिशन का टेन्योर वही होगा जो ओरिजिनल वाले का था, जितना टाइम उसका बचा है उतने के लिए हमें क्या मिल जाएगा, पेटेंट ऑफ एडिशन। आ गया सबको समझ में? किसको किसको आ गया? रेज योर हैंड्स, बोथ योर हैंड्स, फुल। ये कितने छोटे हाथ, पूरे फुल हैंड्स उठाओ। किस बात पे हाथ उठाए हो? हाँ ठीक, ओके। नेक्स्ट आइए, रिस्टोरेशन ऑफ लैप्स्ड पेटेंट। सेक्शन 60 प्रोवाइड्स दैट वेयर अ पेटेंट हैज सीज्ड टू हैव इफेक्ट बाय रीजन ऑफ फेलियर टू पे। पढ़ के बताओ जरा क्या है, हमको नहीं समझ आ रहा। ओके, और बाकी लोग भी सहयोग करें। पहले तो बताओ लैप्स्ड पेटेंट का मतलब क्या हुआ? कितने साल बाद पेटेंट लैप्स हो जाएगा? 20 साल बाद। 20 साल बाद या तो रिन्यू करा लो, और रिन्यू नहीं कराया तो लैप्स हो जाएगा। अब क्या कह रहे हैं, ये 18 मंथ्स क्या चीज थी? लैप्स होने के बाद अगर 18 महीने तक भी आपने दोबारा अप्लाई कर दिया, मतलब उसको रिस्टोर करवा लिया, तो आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। समझ आया? ये लिखा था, मे विद इन 18 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑन विच पेटेंट सीज टू हैव इफेक्ट मेक एन एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन। तो नॉर्मल रूल तो ये हुआ 20 साल के बाद ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा, लेकिन एक एडिशनल टाइम आपको दे दिया गया, कितने समय का? 18 मंथ्स का, कि अगर 18 मंथ्स में भी अगर आपने वो फीस अपनी जो पेंडिंग थी वो पे कर दी है तो आपका पेटेंट हम रिस्टोर कर देंगे। ओके, बस ये मत करना, जो जो मार्क करा रहे वो ही करना। अब आ जाओ, ये हेडिंग से बताओ क्या टॉपिक है। सरेंडर एंड रिवोकेशन। सरेंडर एंड रिवोकेशन समझ गए, हमने अपनी मर्जी से पेटेंट दे दिया या फिर हाँ नॉन कंप्लायंस की वजह से हमारा पेटेंट रिवोक हो गया। देखिए, ग्राउंड्स फॉर रिवोकेशन मार्क करो, सेक्शन 64 डील्स विद रिवोकेशन। अ पेटेंट मे बी रिवोक्ड ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स। बताओ पहला ग्राउंड क्या है? पहले से क्या कह रहे हैं? जिस चीज का हमको पेटेंट मिला था वो इन्वेंशन पहले ही किसी की थी। मतलब आप समझ रहे हो? देखिए, ऑब्जेक्शन करने के दो मौके मिले थे, एक प्री ऑपोजिशन था और एक पोस्ट था।
प्री में भी ऑब्जेक्शन नहीं आया, पोस्ट में भी ऑब्जेक्शन नहीं आया, फिर हमें पेटेंट मिल गया। लेकिन उसके बाद पता चला, ठीक है, कि जो मेरा पेटेंट था उसी इन्वेंशन के लिए पहले भी कोई क्लेम कर चुका है और प्रायोरिटी डेट उसकी पहले की थी, मतलब उसने पहले अप्लाई किया था। अब मेरे पेटेंट को क्या कर दिया जाएगा? रिवोक। ठीक है, पहली चीज तो देना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अगर मान लो दे दिया तो फिर वो रिवोक हो जाएगा। सेकेंड देखो, पहले हमको बताओ पेटेंट कौन कौन अप्लाई कर सकता था? जिसने खुद इन्वेंशन करा हो, या असाइनी हो, या लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो। कह रहे इन तीन के अलावा कोई और अगर अप्लाई कर रहा है और उसको पेटेंट मिल गया था, अब जाके पता चला है कि गलत पर्सन ने अप्लाई किया था, तो उसका पेटेंट क्या हो जाएगा? रिवोक। जिसको समझ आ रहा है उसको आ रहा है ना? मतलब हम ये कह रहे हैं जिसको नहीं आ रहा उसको तो कुछ भी नहीं आ रहा होगा, मतलब जिसने पहले से नहीं पढ़ा उसको नहीं आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन जिनको आ रहा है उनको आ रहा है ना। अब बस ये पूछना चाह रहे थे। थर्ड बताओ, वेयर द पेटेंट वॉज wrongfully obtained। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, कह रहे हैं जो पेटेंट था वो इन्वेंशन ही नहीं थी। अब इसमें ये बात समझिए, पहले में मिलना ही नहीं चाहिए था क्या? पेटेंट पहले मिलना ही नहीं चाहिए था पेटेंट, लेकिन किसकी गलती रही? कंट्रोलर की, उसने दे दिया। अब पता चला अगर मान लो तो वो क्या हो जाएगा? रिवोक। अगला देखो, नॉट न्यू, नया नहीं है। वेयर, अगला वाला देखो, इन्वेंशन दैट इज क्लेम्ड इज ऑब्वियस। कह रहे उसमें कुछ नया नहीं था, बर्फ को आपने पिघला दिया, आपने कहा लिक्विड आइस बनाई हमने, होगा इन्वेंशन ये? कह रहे इसको नहीं करा सकते। अगला वाला देखो, व्हेन द इन्वेंशन इज नॉट यूजफुल, कह रहे कोई यूज नहीं था। ये आपको नहीं लग रहा है ये पॉइंट्स किससे मिलते जुलते हैं? वही ग्राउंड्स ऑफ ऑपोजिशन से। जिन ग्राउंड्स में ऑपोजिशन था उन्हीं ग्राउंड से रिवोक हो सकता है। ठीक है, क्या बातें कर रहे हो, हमें भी बताओ देर। अच्छा, नेक्स्ट मार्क करिए। ये वही टॉपिक है, कंपलसरी लाइसेंस। कंपलसरी लाइसेंस में आ जाओ सीधे। बताओ क्या था कंपलसरी लाइसेंस? पहले पढ़ चुके हैं आप। हमने पेटेंट इन्वेंशन करा और उसका पेटेंट ले लिया, लेकिन अब हम उस इन्वेंशन को यूज नहीं करा रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया कोविड की दवाई हमने बनाई, लेकिन हम वो दवाई किसी को दे नहीं रहे हैं, यूज नहीं करा रहे। ऐसे सिनारियों में कोई और पर्सन अप्लाई करेगा और उसको क्या दे दिया जाएगा? कंपलसरी लाइसेंस। कंपलसरी लाइसेंसेस आर ऑथराइजेशंस गिवन टू अ थर्ड पार्टी। किसी थर्ड पार्टी को ऑथराइज कर रहे हैं। कौन ऑथराइज कर रहा है? कंट्रोलर। किस चीज के लिए? टू मेक यूज और सेल अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और यूज अ पर्टिकुलर प्रोसेस विच हैज बीन पेटेंटेड। ये देखो क्या लिखा है, विदाउट द नीड ऑफ द परमिशन ऑफ पेटेंटेड ओनर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइसेंस एंड कंपलसरी लाइसेंस? यही फर्क है। अगर उसने अपनी मर्जी से अधिकार दिया है तो वो लाइसेंस दिया है, और अगर उसने जबरदस्ती दे दिया है, मतलब जबरदस्ती ले लिया गया है, तो वो कंपलसरी लाइसेंस है। This concept is recognized at both national as well as international levels. इसमें देखो कब कब कंपलसरी लाइसेंस होता है, मतलब दिया जाएगा। सेक्शन 84 provides that at any time after expiration of 3 years from the date of grant of patent, any person interested may make an application for grant of compulsory license on the following ground. Who can tell me कि ये 3 years क्या है और ये 3 points क्या है? हाथ उठा के बताना, raise your hands and then tell what is this 3 years and what are these 3 points. हैंड लाए हैं घर से? अच्छा, जैसे आप नहीं कहते हो कि बैग भारी हो जाता है इसलिए रजिस्टर नहीं लाए। इफ यू वर हैविंग एन ऑप्शन, समझ के हम क्या कह रहे हैं, तो आप कहते यार लेफ्ट हैंड लाए नहीं है, बॉडी भारी हो गई थी हमारी। सोचो अगर रोबोट्स ऐसे ही करेंगे एआई के जमाने में। एनीवेज, कौन समझाएगा 3 साल क्या है और 3 पॉइंट्स क्या है? और बाकी लोग भी हाथ उठाओ। नहीं आ रहा बाकी लोगों को?
Try what is this 3 years and what is this 3 points. आ रहा है नहीं आ रहा है? 3 years क्या है? मतलब 3 साल का समय किसको दिया जा रहा है? 3 साल का समय थर्ड पार्टी को दिया जा रहा है एप्लीकेशन देने के लिए। 3 साल के बाद दे सकता है, तो 3 साल का समय किसको दिया जा रहा है? पेटेंटी को। 3 साल का समय पेटेंटी को दिया जा रहा है कि तुम चलाओ अपनी इन्वेंशन। 3 साल तक भी तुमने नहीं चलाई तो कंपल्सरी लाइसेंस दिया जाएगा। मतलब समझ में आया? ऐसा नहीं कि हमने आज इन्वेंशन करी, हम तैयारी कर ही रहे थे कि हमसे छिन गया पेटेंट, ये नहीं हो सकता। कह रहे 3 साल का मौका दिया जाएगा, 3 साल तक चला लो, 3 साल तक भी अगर तुम यूज नहीं करा रहे हो तो दिया जाएगा। और ये 3 पॉइंट्स क्या है, किन ग्राउंड्स में कंपल्सरी लाइसेंस दिया जाएगा? अब फर्स्ट बताओ, रीजनेबल रिक्वायरमेंट ऑफ द पब्लिक विद रिस्पेक्ट टू पेटेंटेड इन्वेंशन हैव नॉट बीन सैटिस्फाइड। कह रहे पब्लिक को आपकी इन्वेंशन को यूज करना है, लेकिन अगर आप उन्हें ये इन्वेंशन अवेलेबल ही नहीं करवा पा रहे हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई नहीं होगी। सेकंड देखो, आपने कहा हम दवाई तो दे देंगे कोविड की, लेकिन एक कैप्सूल 1 करोड़ का होगा। अच्छा, लोग कहेंगे रहने दो, मरी जा रहे हैं। ठीक है, कह रहे अगर रीजनेबली अफोर्डेबल प्राइस पे नहीं दे रहे हो तो भी आपसे छीन के कंपल्सरी लाइसेंस किसी और को दे दिया जाएगा। एंड थर्ड, पेटेंटेड इन्वेंशन इज नॉट वर्क्ड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया में ना बेच के चाइना में बेच रहे हो। समझ आया? आपने दवाई बनाई कोविड की, आप इंडिया वाले को नहीं बेच रहे हो, आप चाइना में बेच रहे हो। ये भैया पहले यहाँ के लोगों की भलाई करिए। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो कंपल्सरी लाइसेंस आपसे लेके किसी और को दे दिया जाएगा। एनी डाउट? अच्छा, आप मार्क करो, ये सब इतना डिटेल में नहीं करना। ये बताओ क्या है? अब क्या रिवोक हो रहा है? सब कुछ तो हो चुका। नॉन वर्किंग पे बेटा अभी दे तो दिया था कंपल्सरी लाइसेंस, अब क्या रिवोक हो रहा है? पढ़ो पढ़ो, दिमाग लगाओ। पेटेंट तो रिवोक हो ही रहा है, कंपल्सरी लाइसेंस अब रिवोक हो रहा है। समझो, जिसने बढ़ चढ़ के कंपल्सरी लाइसेंस ले लिया था अब वो यूज नहीं कर रहा है। आपको पता है वो भी 3 ग्राउंड्स हैं, बताना 3 ग्राउंड्स हैं जब उससे भी छीन लिया जाएगा। बताओ 3 ग्राउंड्स क्या होंगे? पब्लिक के वेलफेयर के लिए नहीं कर रहा, रीजनेबल अफोर्डेबल प्राइस में नहीं कर रहा, और टेरिटरी ऑफ इंडिया में यूज नहीं कर रहा। सेम ग्राउंड्स। और उसको बताओ कितना समय दिया गया? 2 साल का। ये देखो, मतलब अगर स्टार्टिंग से देखे तो समझना, जिसके पास पेटेंट था, हमारी सुन रहे हैं? हाँ, आप सुन रहे हैं। हमारी इन्वेंशन थी, हमारे पास पेटेंट था, 3 साल तक हमने यूज नहीं किया, क्या होगा? कंपल्सरी लाइसेंस किसी और को दे दिया जाएगा। जिसने कंपल्सरी लाइसेंस लिया 2 साल तक उसने यूज नहीं किया तो उससे भी छीन लिया जाएगा। दैट इज व्हाट इज रिवोकेशन ऑफ पेटेंट by controller for non-working. Now who is not working? Compulsory licensee is not working. ठीक है, इसके बाद बस ये इंटरनेशनल अग्रीमेंट वही है, पीसीटी है जो हम लोग पहले पढ़ चुके। एक टॉपिक बस इसमें होगा, देखो पेटेंट एजेंट पे आ जाओ, दैट्स इट। बताओ पेटेंट एजेंट कौन हुआ? इसी से रिलेटेड एक और पढ़ा था आपने, ट्रेडमार्क एजेंट, है ना, कॉपीराइट एजेंट। हाँ मैं भी नहीं नहीं, अरे हाँ गया था। कुछ लोग ने तो ये भी बोल दिया था हमें बनना है बड़े होके कॉपीराइट एजेंट। कॉपीराइट एजेंट कुछ नहीं पढ़ा है आपने, कॉपीराइट सोसाइटी पढ़ी थी। ट्रेडमार्क एजेंट पर कुछ लोग तो वो भी बोल रहे हैं, डिजाइन एजेंट भी हैं, जोग्राफिकल इंडिकेशन भी एजेंट है। वैसे आपको बताते हैं जो पेटेंट एजेंट है ना वही सारे काम करता है। ट्रेडमार्क का, डिजाइन का वही सारे कर लेता है। पेटेंट के जितने भी काम हैं, जैसे वर्क रिलेटिंग टू ड्राफ्टिंग ऑफ स्पेसिफिकेशन, ये कौन सी स्पेसिफिकेशन थी? प्रोविजनल एंड कंप्लीट। कह रहे हैं स्पेसिफिकेशन बनाना, एप्लीकेशन देना, फिर पेटेंट ऑफिसर के साथ सारे ऑब्जेक्शंस पे डिस्कशन करना, ये उनके एप्लीकेंट के केस की हियरिंग्स करवाना,
फाइलिंग ऑपोजिशन, डिफेंडिंग एप्लीकेशन, ये सारा का सारा काम कौन करता है? क्वालिफाइड पेटेंट एजेंट। और आपको ये सब कुछ क्यों पढ़ाया जा रहा है? आप कौन बन, इन्वेंशन तो आपसे होगी नहीं, ठीक है, तो वो तो पर्पस ही खत्म। आपका रोल क्या हो सकता है? पेटेंट एजेंट का। इसलिए इतना बर्दाश्त किया आपने इस चैप्टर में कि यू कैन एक्ट एज अ पेटेंट एजेंट। तो ये सारा काम आप कर सकते हैं जिसके लिए आप फीस चार्ज कर लेंगे, ठीक है। बस दैट्स इट। फाइनली हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के जो मेन चैप्टर्स थे वो फिनिश हो गए। अब इसमें किताब धीरे धीरे बंद हो गई सबकी बैग में भी रख दी गई। अब इसमें एक चैप्टर बचता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाले का, जो फर्स्ट वाला है। वो कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो हार्डली 2-3 टॉपिक है, उसके बाद उसमें कुछ नहीं है। मेन यही चैप्टर्स थे आपके, जो आपकी मिनी सीरीज अब अप्रैल में आएगी। प्रोमिनेंटली ये अच्छे से प्रिपेयर करना, वही ना शुरू करना फिर बेनामी शुरू कर दिया पढ़ना। यही आप हर बार करते, वहीं से उठाओगे, बेनामी उठा लिया सबसे। बेनामी आता है आपको? आता है ना? हाँ ठीक है। तो यहां से स्टार्ट करिएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का पूरा पोर्शन विल कम इन योर मिनी सीरीज, ठीक है। चलिए।